सवाल कई हैं, जवाब भी कई होंगे। मेरे साथ आज एक ऐसी शख्सियत जुड़ रहे हैं जिनसे हम तमाम सवाल पूछेंगे और हमारे सामने तमाम जवाब भी दिए जाएंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री और रामपुर के मौजूदा विधानसभा विधायक के मोहम्मद आजम खान, और इनसे हम जानेंगे कई सवाल। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि रामपुर में चुनाव हो रहा है, जनता फिर वोट करने जा रही है, आप लोगों के बीच जा रहे हैं, किस तरीके का रिस्पांस आपको मिल रहा है? अच्छा है रिस्पांस, और होना भी चाहिए अच्छा, इसलिए कि हमने यहाँ 42 साल तकरीबन 43 साल अच्छा ही किया है, नफ़रत के बीज नहीं बोए हैं। जब नफ़रत के बीज नहीं बोए हैं तो नफ़रत की खेतियाँ भी नहीं काटेंगे। बहुत काम किया है, यही वजह है कि 10 बार विधायक रहे, राज्यसभा के मेंबर रहे, लोकसभा के रहे, लीडर अपोजिशन रहे, 4 बार मिनिस्टर रहे, अब भी विधायक हैं, तो कुछ तो होगा ना। इतने लंबे संघर्ष के बाद आप वापस आए, रामपुर की जनता से जब मिलते हैं कैसा महसूस करते हैं? वो संघर्ष नहीं था, वो जुल्म था। वो जुल्म को बर्दाश्त करना हमारी मजबूरी था। जाहिर है हमारे अजदाद 47 में यहीं रुक गए थे क्योंकि ये उनका वतन था और है आज भी। तो अजदाद की उस नेक नियति या गलती की सज़ा अब कितनी नस्लें और भुगतेंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप जुल्म की बात कर रहे हैं, क्या कुछ आपने वहाँ सहा है? क्या अनुभव आपका वहाँ रहा है? देखिए, वो तो बड़ी लंबी दास्तान है, उसके लिए तो आपको कई दिन चाहिए हैं। लेकिन ये शायद मालूम होगा आपको कि जब जालिमों ने मजलूमों पर बहुत जुल्म करना शुरू किए और दुनिया लोकतंत्र की तरफ आगे बढ़ने लगी, आज़ादी चाहने लगी, तो उन लोगों को, जिन लोगों ने आज़ादी चाही, उन लोगों को दबाने के लिए जो सबसे बड़ा हथियार था वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट था। किसी ऐसे शख्स को जो हर वक्त लोगों के बीच रहता हो, भीड़ में रहता हो, उनकी अच्छाई के लिए, उनके कामों के लिए या आज़ादी के लिए, उसको किसी तन्हा कोठरी में बंद कर दिया जाए, ये सज़ा उसको मौत से भी बदतर होती है। पूरी दुनिया ने इस कानून को बदल दिया। उन लोगों के तजर्बात के बाद असल नेल्सन मंडेला ने किताब लिखी और बहुत से लोगों ने लिखी। वही नेल्सन मंडेला जो तकरीबन सारी ज़िंदगी कैद में रहे, वही प्रेसिडेंट भी बने। उन जैसे लोगों के तजर्बों के बाद दुनिया का कानून बदला गया और हिंदुस्तान का भी बदला गया। लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि बदले हुए कानून के तहत 27 महीने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मेरा कैसे चलता रहा। लेकिन क्योंकि कोई सुनने वाला ही नहीं था, आवाज़ बाहर जा ही नहीं सकती थी, कोई मुलाकात नहीं होती थी, तो सिवाय सहने के और कोई रास्ता भी नहीं था। उसे संघर्ष नहीं कहेंगे, जुल्म को बर्दाश्त करने की कुव्वत कहेंगे, जो मुझ में बहुत ज़्यादा है। जैसा आपने कहा, आप एक जुल्म सह रहे थे, किसी से मिल नहीं सकते थे, बात नहीं कर सकते थे, तो एक उम्मीद रोज़ आपके पास होती होगी और उस उम्मीद के सहारे ही आज आप मुझसे बात कर रहे हैं, आज यहाँ है, रामपुर की जनता से मिल रहे हैं। उम्मीद तो उसे भी होती है जिसको फांसी का हुक्म हो जाता है, उसके पास भी एक अपील का दरवाज़ा होता है राष्ट्रपति का। तो उम्मीद तो थी, लेकिन हर दिन हर रात मौत से बदतर था। शायद मौत बहुत सस्ती होती, ये बहुत महंगी थी। आप जमानत से आने के बाद लगातार यूनिवर्सिटी जाते रहे हैं, यूनिवर्सिटी से आपका एक अलग ही रिश्ता देखा गया है। इसको कैसे समझ सकते हैं कि जो यूनिवर्सिटी है वो आपका एक मिशन है, या किस तरीके का रिश्ता आपका यूनिवर्सिटी से? आज की सरकार भी ऐसा ही कहती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। वहाँ बेटियाँ भी पढ़ती हैं और बच्चे भी पढ़ते हैं। अब तय ये करना है देश चलाने वालों को कि इस मुल्क की अक़लियतों को, जिसमें ख़ास तौर से मुसलमान हैं सबसे बड़ी तादाद में, पिछड़े हैं, दलित हैं, इन्हें ज़मीन का बोझ बना कर रखना है या इनसे कोई काम लेना है। हाँ, साजिश तो यही है कि इन्हें ज़मीन का बोझ बना कर रखा जाए और
इनको नमक देकर नमक हलाल बनाया जाए और वो नमक भी सरकार के खजाने से मिलता है, किसी की जेब से नहीं मिलता। एएमयू की तरबियत की कोशिश की है कि जिन लोगों को साइकिल का पंक्चर जोड़ने के लिए मजबूर किया गया सदियों, जिन लोगों को कोठियों की बुनियादें खोदने के लिए मजबूर किया गया, जिनसे सिर्फ मजदूरी कराई गई, उनके हाथ में कलम आ जाए, अगर वो डॉक्टर इंजीनियर न बन सके तो कम से कम किलर को चपरासी ही बन जाए। जिस दिन हमसे ये अधिकार भी छीन लिया जाएगा तो फिर जिंदा रहने की भी ज़रूरत क्या रह जाएगी। एएमयू यूनिवर्सिटी की तरबियत को देखते हुए आपने ये कदम उठाया, आपने सोचा कि जो तरबियत वहाँ है वही यहाँ भी लाई जाए। कोशिश तो उससे बेहतर की है, कर नहीं सके क्योंकि उस वक्त की सरकार ने सर सैयद के साथ, मदन मोहन मालवीय जी के साथ बहुत अच्छा सलूक किया था। इन लोगों को सर और खान बहादुर के खिताब भी दिए थे। सॉरी, सर सैयद को यूनिवर्सिटी की सारी ज़मीन नवाब छतारी ने दी थी, मदन मोहन मालवीय जी को यूनिवर्सिटी की सारी ज़मीन राजा साहब ने दी थी और उन पर कोई मुकदमा नहीं था। आज मुझसे पूछा जाता है ज़मीनों की मिल्कियत के बारे में। 4.25 बीघा ज़मीन के लिए मुझे माफिया कहा गया और मेरा नाम माफिया पोर्टल पर डाला गया। उस 4.25 बीघा में जब नपत हुई तो 2 बीघा यूनिवर्सिटी की दीवार के बाहर है, 2.25 बीघा ज़मीन का मालूम नहीं कहाँ है। उसके मालिकों से मैंने बारहा कहा कि आप नहीं मालूम है, फिर भी उसका जो भी रेट है, जो इस ज़मीन का रेट है उसके हिसाब से ले लीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जिलाधिकारी ये कहते हैं उस वक्त के कि अगर तुमने ये ज़मीन यूनिवर्सिटी को दी तो हम आज़म खां से भी बुरा हश्र तुम्हारा करेंगे। तो लोग ऐसा नहीं कर सके। लेकिन आज मैं ये जानना चाहता हूँ आज की सरकारों से, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, कि क्या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ज़मीन की मिल्कियत के कागज़ कोई दिखाएगा मुझे? क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मिल्कियत के कागज़ कोई दिखाएगा हमें? अगर उन ज़मीनों के कागजात आज मौजूद हैं तो मैं यूनिवर्सिटी ही छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और जितनी यूनिवर्सिटियाँ बनी हैं उत्तर प्रदेश में या हिंदुस्तान में, उनके लिए जो कानून बनता है, जब किसानों से ज़मीनें ली जाती हैं तो उसके लिए एक स्पेसिफिक पीरियड होता है कि अगर इतने दिन में ये काम नहीं किया गया तो किसानों को ज़मीन वापस कर दी जाएगी, क्योंकि एक मकसद के लिए ली जाती है। 99% ज़मीन ऐसे लोगों ने ले ली है जिन्होंने आज तक यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का काम भी शुरू नहीं किया गया, लेकिन उनसे नहीं पूछा गया। मैंने जिसने एक आलीशान यूनिवर्सिटी बनाकर खड़ी कर दी है, उससे ये पूछा जाता है कि आपने ज़मीनों का इस्तेमाल नहीं किया। सारी ज़मीनों पर 5 साल में आपको इमारतें बनाना थी, कोई जादू था मेरे पास? यूनिवर्सिटी की ज़मीन एक लॉन्ग प्रोसेस के लिए दी जाती है। यूनिवर्सिटी 5 साल में नहीं बनती, 500 साल में, 5000 साल में बनती है। ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नई नई स्कीमें आती जाएंगी, नए नए डिपार्टमेंट्स खुलेंगे, नए नए कोर्सेज आएंगे, नई सोच होगी। तो मैं इतना जाहिल नहीं हूँ। मैं दूसरों की काबिलियत पर उंगली नहीं उठाता, लेकिन मैं इतना जाहिल नहीं हूँ कि मैं कोई जाहिलाना फैसला लूँ। और जिस दिन मैं इतना जाहिल हो जाऊँगा उस दिन इस यूनिवर्सिटी को मैं खुद ही बुलडोज कर दूँगा।